इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का 20 नंबर एकदम क्लियर करा दिया जाएगा। 20 मिनट के वीडियो में 20 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 12th हिंदी के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसमें महत्वपूर्ण पत्र लेखन 3 टॉपिक पर पत्र लेखन आता है। तीनों टॉपिक के पत्र लेखन को बहुत अच्छे से सिखा दिया जाएगा। फिर महत्वपूर्ण कहानी का सारांश, 3 कहानी का सारांश बता देंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। फिर महत्वपूर्ण निबंध लेखन, तो निबंध लेखन में भी आपको महत्वपूर्ण निबंध को बता देंगे, उससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। पत्र लेखन 6 नंबर का होता है, कहानी का सारांश 5 नंबर का होता है, 6 5 कितना हो गया 11, और निबंध जो है आपका 9 नंबर का होता है। तो टोटल आपका कितना नंबर हो गया? टोटल अगर आपका देखा जाए तो 20 नंबर। तो 20 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर कराने जा रहे हैं। हर क्वेश्चन का, हर टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट दूंगा, ताकि अगर आप भूल भी जाएं तो भी लिख कर आएँ। तो पहला टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण पत्र लेखन, जिसमें हम पहला जो पत्र लेखन करने जा रहे हैं वो किस टॉपिक पर पत्र लेखन करेंगे? उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र। अगर आपका ये टॉपिक है तो आपको पत्र कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेंगे आप, तो ऋण किससे लिया जाता है? बैंक से लिया जाता है। तो बैंक से अगर ऋण लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कैसे आप उसको लिखेंगे? ध्यान दीजिए। तो आप लिखिएगा सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कटरा प्रयागराज। अब बच्चों यहाँ पर अगर वो बैंक का नाम पहले से दिया रहे कि केनरा बैंक से आप लोन लीजिए, तो आप सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक जी, केनरा बैंक, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अगर बैंक का नाम नहीं दिया है तो आप बोलिएगा सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कटरा प्रयागराज, या फिर आप अपने जिले का भी नाम लिख सकते हैं। तो इतना तो सबसे आएगा। फिर विषय जरूर लिखना। विषय अगर नहीं लिखते हो तो ये गलत माना जाएगा, पत्र लेखन का तरीका तब सही नहीं माना जाएगा। तो विषय में क्या लिखोगे? उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु। उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु, यानी आप ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण लेंगे। ठीक, इतना सब लोग लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। उसके बाद जब आप पत्र, मतलब कि आप शाखा प्रबंधक को पत्र लिख रहे हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे ना कि महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम आलोक है, मैं आपके बैंक का खाता धारक हूं। बताओगे ना कि मैं आपके बैंक में खाता धारक हूं। मेरे बचत खाता का नंबर, यहां अगर आप मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर दीजिए, मेरे बचत खाता का नंबर ये है। फिर से देखिए, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम आलोक है, मैं आपके बैंक खाता का धारक हूं, मेरे बचत खाता का जो संख्या है वो ये है। फिर बच्चों यहाँ पर आप लिखोगे अपने मतलब कि शिक्षा को ऐसे दिखाओगे ताकि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उत्कृष्ट विद्यार्थी, ताकि वो लोन देने के लिए जो है एकदम उत्सुक हो जाए। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैंने इस वर्ष 12वीं में 91% अंकों के साथ जो है 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं भविष्य में चिकित्सक बनना चाहता हूँ और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए ऋण की आवश्यकता है। इस तरह से बताइए कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा जो है 91% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैं भविष्य में चिकित्सक बनना चाहता हूं और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए ऋण की आवश्यकता है। वर्तमान में मुझे कॉलेज की फीस देने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है, जो कि मैं आपके बैंक से ऋण के रूप में लेना चाहता हूं। इस तरह से बोलिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समय पर अपना ऋण अदा करूंगा, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द ऋण दिलाने की कृपा करिए, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। तो इस तरह से आप अगर यहां पर देखते हैं, बताते हैं कि मुझे आगे पढ़ाई के लिए ऋण की आवश्यकता है और वर्तमान में कॉलेज की फीस देने के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, और मैं आपके ये पैसा जो है मैं आपके बैंक से ऋण के रूप में लेना चाहता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये विश्वास दिलाइए उसको कि मैं अदा भी करूंगा, कि समय पर आपका ऋण अदा करूंगा, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द ऋण दिलाने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। फिर यहाँ लिख दीजिए धन्यवाद, एक दिनांक डाल दीजिए, कोई भी दिनांक डाल दीजिए, ठीक, जिस दिनांक को आप बोलेंगे। फिर प्रार्थी का नाम आलोक कुमार, एलनगंज प्रयागराज यहाँ लिखा है। आप कुछ और लिख सकते हैं, अपने जिले और अपने स्थान का नाम। तो आई होप कि आपको ये पत्र लेखन समझ में आया। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब दूसरा पत्र आपको बताते हैं कैसे लिखा जाएगा।
तो देखिए दूसरे प्रश्न पत्र का टॉपिक है नगर की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। नगर की सफाई के लिए नगर पालिका को पत्र लिखेंगे। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। चूंकि मैं प्रयागराज से हूं इसलिए मैं प्रयागराज बार बार लिख रहा हूं, आप कुछ और लिख सकते हैं। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। विषय क्या है? मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। किसकी सफाई है? तो मोहल्ले की सफाई हो हेतु नगर पालिका को पत्र। ठीक, तो ये हमारा विषय हो जाएगा जैसे अभी हमने बताया। फिर आप अपना वो समस्या बताइए कि हमारे मोहल्ले में गंदगी हो गई, इस तरह से पहले मेंशन करिए और फिर उसको मतलब दूर करने के लिए जो है आप वहाँ पर उनसे आग्रह करिए। इसी में पूरा आपका पत्र जो है समाप्त हो जाएगा। तो श्रीमान, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। इस मोहल्ले की सफाई का कार्य पूरी तरीके से उपेक्षित है, यानी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नगर निगम की सफाई 15 दिनों में एक बार, नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो हैं 15 दिनों में एक बार मोहल्ले में आते हैं। शेष दिनों में कूड़ा कचरा गलियों में फैला रहता है। ठीक, आप बताइए कि नगर निगम में जो है मोहल्ले में सफाई का कार्य जो है पूरी तरीके से उपेक्षित है और नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हो 15 दिनों में एक बार मोहल्ले में आते हैं। शेष दिनों में कूड़ा कचरा जो है गलियों में फैला रहता है और चारों ओर गंदगी रहती है एवं नालियां भी नियमित रूप से साफ नहीं होती। इस तरह से अपनी परेशानी लिखिए। आप अपने शब्दों में लिख दीजिए ना, जरूरी थोड़ी है कि यही रट कर लिखोगे, ये याद होता है ये लिख दीजिए, नहीं अपने शब्दों में लिख दीजिए। जिसके कारण मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और हमारे लिए बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्द ही इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करें। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्द ही समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करें। दिनांक डाल लीजिए, भौदी में अपना नाम वाम लिख दीजिए। ठीक, तो अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बच्चों तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ठीक, फिर यहाँ से इतना ले लो और लास्ट में जो बचता है। तो इस तरह से 2 पत्र हो गए। अब तीसरा पत्र आपको बताते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर बार पूछा जाता है। प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो देखिए इसके लिए जो है आप प्रवक्ता पद के लिए जो है नियुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप शिक्षा निदेशक को पत्र लिखेंगे। ठीक, तो सेवा में शिक्षा निदेशक लखनऊ, आप प्रयागराज लिख दीजिए, आप अलीगढ़ लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। सेवा में शिक्षा निदेशक लखनऊ। विषय क्या है? प्रवक्ता, वही जो ऊपर लिखा रहेगा वही आपका विषय होगा। प्रवक्ता पद पर नियुक्ति आवेदन हेतु पत्र, ये विषय डाल दीजिए। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आता ही है। फिर आप बताइए कि आपने प्रवक्ता पद के लिए जो है विज्ञापन कहाँ से पढ़ा है, पहले ये बताइए कि उसके बारे में कहाँ से आपने पता किया। तो दिनांक 11 मार्च सन 2023 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित, हिंदुस्तान टाइम्स एक पेपर होता है उसमें प्रकाशित यानी उसमें छापा गया है, आपके विज्ञापन के उत्तर में मैं हिंदी के प्रवक्ता पद के लिए रिक्त स्थान हेतु आवेदन कर रहा हूं। मतलब दिनांक 11 मार्च सन 2023 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन, जो आपने विज्ञापन दिया था, के उत्तर में मैं हिंदी के प्रवक्ता पद के लिए रिक्त स्थान हेतु आवेदन कर रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं अन्य जानकारियों का विवरण निम्नवत है। मेरी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं और अन्य जानकारी उसका विवरण निम्नवत है, मतलब नीचे लिखा गया है। तो आप यहाँ पर जो है वो सारा विवरण दीजिए। पहले नाम बताएंगे, बिना नाम बताए तो काम होगा नहीं, तो नाम बताइए राजेश सिंह, आप अपना नाम लिख दीजिए। पिता का नाम मुन्नालाल सिंह, अपना नाम लिख सकते हैं। जन्म तिथि लिख दीजिए और स्थायी पता, ताकि वो व्यक्ति आपके तक पहुँच सके, मतलब कि उसको पता चल जाए कि आप कहाँ से आए। ठीक, फिर शैक्षणिक योग्यताएं में आप लिख दीजिए हाई स्कूल 2005 में प्रथम श्रेणी में इस बोर्ड से किया, इंटरमीडिएट 2007 में प्रथम श्रेणी में इस बोर्ड से किया, बीए जो है 2010 में द्वितीय श्रेणी में इस बोर्ड से किया, बीएड जो है इसमें किया। ठीक, एमए आपने अगर किया होगा तो इसमें मेंशन करिएगा, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, बीएड तक ही दिखाइए, जरूरी थोड़ी है कि आप एमए का ही दिखाओगे, एमए का भी। इतना आप कर लोगे, ये शैक्षणिक योग्यताएं होंगी। उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है और लिखना होगा इसमें, या ये प्रवक्ता वाले में। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित अनुलग्नकों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों एवं राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। फिर धन्यवाद लिखकर दिनांक और आवेदक का नाम यहाँ नीचे लिख दीजिए। इस तरह से आप अगर पत्र लेखन करते हो तो निश्चित तौर पर आपको पूरा नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। आप क्या करिए, ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, फिर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद ये ले लीजिए विवरण का, और लास्ट में अगर ये चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो हमारे 3 टॉपिकों में से एक टॉपिक समाप्त हुआ, क्या?
पत्र लेखन। अब हम महत्वपूर्ण कहानी का सारांश स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी के सारांश में हम पहला कहानी का सारांश किसका लिखने जा रहे हैं? पंचलाइट कहानी का। बहुत बार पंचलाइट कहानी पूछा जाता है और उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक आप समझिए। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु जो है उनकी आंचलिक कहानी है, उनकी ग्रामीण प्रवेश की कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी जो पंचलाइट है ये रेणु जी की आंचलिक कहानी है, मतलब ग्रामीण परिवेश की कहानी है। और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। आपको मालूम होना चाहिए किसी गांव में ज़्यादातर लोग अशिक्षित होते हैं और वो जो है अपने में ही मस्त रहते हैं। इसी टाइप पर जो है रेणु जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर शब्दों में कहानी जो है लिखा है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। यानी बिहार में एक गाँव है, पिछड़ा गाँव है, उसमें एक टोली है महतो टोली। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेलों में मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स मतलब आप जानते हैं जो गैस से जलने वाला प्रकाश देता है, उसको पेट्रोमैक्स कहते हैं। ठीक, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। फिर सुनिए बच्चों, महतो टोली में शिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। मतलब कोई नया चीज़ आप खरीदे, जैसे मोबाइल खरीदते हो तो बड़ा मज़ा आता है आपको उसको देखकर, तो ऐसे ही सीधे साधे लोग जो है उसको सम्मान की चीज़ समझते हैं और बहुत देखकर खुशी हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली जो है आपका, टोली के सभी जो है बालक, औरतें, मर्द सब इकट्ठा हो जाते हैं उस पंचलाइट को देखने के लिए। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कराया जाए, मतलब पूजा पाठ कर लिया जाए, उसका प्रबंध कर लिया जाए। सभी लोग उत्साहित हैं, मतलब पंचलाइट को देखकर सभी लोग उत्साहित हैं। परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? मतलब सब पंचलाइट खरीद कर लाए, सब इकट्ठा हो गए और मार उत्साहित हैं, लेकिन बाद में मैटर ये आता है कि उसको जलाएगा कौन। तो आगे लिखा है, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है। अब कहानी में स्टार्ट होती। गोधन, इसी टोली में एक गोधन नाम का युवक है। वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। वो गांव की किससे प्रेम करता है? मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ पंचों से गोधन की शिकायत की थी। मतलब जब वो प्रेम करता है तो भाई किसी की भी माँ जो है पंचों से शिकायत करेगी। तो मुनरी की जो माँ है वो पंचों से गोधन की शिकायत की थी और वह उसके घर के सामने से जो मतलब की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से जो है सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मतलब ऐसा करने के कारण जो है पंचों ने जो है गोधन को बाहर निकाल रखा था अपनी जाति से। मुनरी को पता चला कि पंचलाइट जो है, यहाँ पर मुनरी को पता चला पंचलाइट गोधन, देखिए मुनरी को पता था कि पंचलाइट जो है गोधन जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुँचा देती है। अब पंच गोधन को पुरानी जाति में शामिल कर लेते हैं भाई, क्योंकि शाह का माहौल है, पंचलाइट जलाना है, नहीं जलाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो फिर से जो है उसको अपनी जाति में शामिल कर लेते हैं। अब मुनरी की माँ गुलरी काकी जो है वो प्रसन्न होकर गोधन को भाई जला देती हैं, तो सब मतलब खुशी का माहौल हो जाता है। और उसके बाद जो मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन पर निमंत्रण देती, गोधन भैया आ जाना। ठीक, उसके बाद पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी सिनेमा का गाना खूब गाओ। और पंचलाइट की रोशनी में लोग जो है भजन कीर्तन तथा उत्सव मनाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी थी। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर पूरा तैयार कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट में ये बचा हुआ पार्ट। अब नेक्स्ट कहानी देखिए। बहादुर कहानी स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको एक बात बताना चाहेंगे कि बहादुर कहानी एक सताए हुए लड़के की कहानी है। लड़का घर से भाग जाता है और जहाँ पर ठहरता है वहाँ पर जो है उसकी मालकिन जो है इसको बहुत पीटती हैं और उसके बाद जो है इससे बहुत काम लेती हैं, और बाद में इस प्रताड़ना को जो है बहादुर सह नहीं पाता और वहाँ से भी चला जाता है। तो वो जो है पछताने लगती। इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते, मतलब इस कहानी की शुरुआत करते हैं और पूरा आपको समझाते हैं। किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान दीजिए, अमरकांत के द्वारा। तो अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ
अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी जो है बहादुर, एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब नौकर के साथ बहुत कटु व्यवहार किया गया है, उसी की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी के आत्मकथात्मक रूप में रचना की, यानी लेखक जो हैं वो खुद बहादुर का रूप लेते हैं इस कहानी में और आत्मकथा के टाइप से ये कहानी जो है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। मतलब निर्मला जी एक ऐसे जगह पर गई थी जहाँ पर अपने से संपन्न रिश्तेदार थे और वहाँ नौकर चाकर जो है सेवा में लगे थे। तो निर्मला जो है इनको भी एक नौकर रखना का जो है मन हुआ। और इसी कहानी में आगे देखिए, बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपने माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। अब देखिए कहानी में आगे ट्विस्ट आता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं और वह घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद भी उसके साथ गाली गलौज से मार पीट तक नौबत आ जाती थी। ये देखिए अब ये होने लगा, शुरू में अच्छा व्यवहार, फिर धीरे धीरे कठोरता का व्यवहार करते करते गाली गलौज मार पीट तक का नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है, झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर। अंततः बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है, मतलब यहाँ का भी घर छोड़कर भाग जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे और बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पछताते हैं, अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं कि मतलब मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था, अच्छा व्यवहार। तो मैंने कहा था इसी के इर्द गिर्द कहानी है और ये सरल कहानी है, चाहे तो आप इसी को याद कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है यहाँ तक पूरा ले लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के बाद हमारा तीसरा टॉपिक जो है महत्वपूर्ण निबंध लेखन में। तो अब हम निबंध लेखन आपको बताएंगे। तो निबंध लेखन में हमारा पहला निबंध है भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। बहुत बार ये निबंध पूछा गया है, इसलिए इस बार भी मैं यही निबंध आपके सामने रख रहा हूँ। देखो किसी भी निबंध में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। तो इसमें भी हम प्रस्तावना ही पहले लिख रहे हैं। लिखेंगे कि आजकल के समय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। आजकल के समय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, जिसके कारण जीवन जीना यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रस्तावना में थोड़ा सा आप लिखेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप भ्रष्टाचार का अर्थ लिखेंगे। भ्रष्टाचार का अर्थ जो है भ्रष्ट आचरण से होता है, अर्थात जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातों के द्वारा लोगों को धोखा देता है तो ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। तो ये आप अर्थ लिख देंगे यहाँ पर इतना। अर्थ लिखने के बाद जो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा एक एक हेडिंग का, भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। तो भारत में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है और भारत के हर एक क्षेत्र में भ्रष्ट व्यक्तियों का बोलबाला है। जितना भी क्षेत्र है उसमें हर एक क्षेत्र में भ्रष्ट व्यक्तियों का बोलबाला है, जिससे देश के विकास में सहयोग देने वाले जिससे देश के विकास में सहयोग देने वाले लोग ही जो हैं देश को लूटने में लगे हुए हैं। तो ये भारत में भ्रष्टाचार, बढ़ता भ्रष्टाचार टॉपिक का हेडिंग डालकर ये लिख दीजिएगा। फिर भ्रष्टाचार के कारण। तो देखिए भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण हैं। पहला चुनाव प्रणाली का दोषयुक्त होना, दूसरा शिक्षा का गिरता स्तर, तीसरा चलचित्र और चौथा दूरदर्शन। आप इसमें से चाहें तो ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा भी दो कारण और हैं। आप चुनाव प्रणाली दोषयुक्त होना, इसको हेडिंग डालकर चुनाव प्रणाली के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि नेता जो है पैसा देकर वोट दिलवा देते। इस तरह से आप जो है अपना छोटा छोटा हेडिंग डालकर भी लिखेंगे तो एक इफेक्टिव वहाँ पर जो है लेखन हो जाएगा निबंध का, जिससे आपको नंबर मिलेगा। ठीक, आगे लिखा है कि भ्रष्ट मंत्री एवं शासक, ये भी जो है भ्रष्टाचार का जो है कारण है। उच्च जीवन की स्तर की लालसा, हर व्यक्ति को एक हाई लाइफ स्टाइल जीने की लालसा है और उसके लिए वो चाहे जो भी काम करना मतलब कि करना पड़े वो करेगा, भ्रष्ट काम करना पड़े तो करेगा। तो यह भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। अब आपका सवाल उठता है कि दूर कैसे करेंगे, तो भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय की बात करते हैं।
तो उच्च शिक्षा का प्रचार अगर करेंगे, यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें चाहिए कि अपनी शिक्षा प्रणाली को उच्च करना होगा, जिससे सोचने और समझने की क्षमता में विस्तार हो सकेगा और भ्रष्टाचार कुछ हद तक रुकेगा। अच्छा, अगली हेडिंग है कि समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना करें। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए समाज कल्याण संस्थाओं का जो है इस समाज कल्याण की जो समस्याएं हैं उसकी संस्थाओं को स्थापित करके लोगों की समस्याओं को सुनकर इस बात पर बल देना चाहिए, जिससे जो है भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। प्रशासकीय कार्य की बात करें, यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें प्रशासकीय कार्य करना जो है आवश्यक है, क्योंकि जो लोग रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर ज़रूरी है। नंबर नेक्स्ट आपका है कि दंड व्यवस्था में सुधार। तो दंड व्यवस्था में सुधार के लिए आपको क्या करना हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दंड व्यवस्था में सुधार करना होगा। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाएं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इस तरह से लिख दीजिएगा। और लास्ट में अगर आप उपसंहार लिखना चाहते हैं तो ये जो यहाँ पर लिखा है लिख दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, निबंध लेखन पर अलग से वीडियो लाएंगे, अच्छे से समझाएंगे और कम से कम 5 निबंध लेखन आपके सामने लाएंगे, उसको तैयार कर लीजिएगा। बाहर एक भी नहीं पूछेगा, उससे आपको मेरा विश्वास होना चाहिए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।